नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के बारे में कि ट्रॉपिकल रीजन के आसपास और सब ट्रॉपिकल रीजन के आसपास उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, ठीक है? क्या कंडीशन होती है, क्लाइमेट कैसा होता है, या फिर उनका सेटलमेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसा होता है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अमेज़न बेसिन के आसपास का एरिया। कह रहा है कि ये जो बेसिन है, ठीक है, ये लार्ज पोर्शन को कवर करती है। यहाँ बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि यहाँ रिवर्स हैं और उसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है। कह रहा है कि जो अमेज़न बेसिन है ये ड्रेन करता है, ठीक है। एक रिवर है जो सबसे फेमस है यहाँ पे, अमेज़न, जो कि दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। देखो, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे लॉन्गेस्ट कहा जाए तो एक, सपोज करो 5 किलोमीटर है, ये एक लॉन्ग है, ठीक है। तो ये नाइल रिवर मान लो आप। बट लार्जेस्ट की बात किया जाए तो जैसे थोड़ी ये चौड़ी है, ठीक है, कम ही दूर जाएगी, लंबाई कम है बट चौड़ी ज़्यादा है, ब्रॉड है। तो ये होता है लार्जेस्ट। तो अमेज़न दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, बट नाइल रिवर जो है ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। कह रहा है ये बेसिन जो है ये ड्रेन करती है, कहाँ कहाँ इसका वाटर है, कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, कोलंबिया, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं यहाँ से होके ये रिवर फ्लो करती है। कह रहा है कुछ स्मॉल पोर्शन आपका वेनेजुएला में भी ये देखने को मिल जाती है, और फिर कहाँ जाके गिरती है, आपके अटलांटिक ओशन में। फिर कह रहा है कि यहाँ के क्लाइमेट की अगर बात करें अमेज़न बेसिन का, तो ये इक्वेटोरियल रीजन है। अब इक्वेटोरियल रीजन है तो क्लाइमेट जाहिर सी बात है कि हाई होगा, टेम्परेचर यहाँ का हाई होगा। कह रही ये इक्वेटर के बहुत पास में आता है। कहाँ आता है? इक्वेटर के बिल्कुल पास में। 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में ये लाई करता है। और इसीलिए कह रहा है कि अमेज़न बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में माना जाता है। और इक्वेटोरियल रीजन होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है और वेट होता है। वेट क्यों होगा? क्योंकि पूरे दिन बारिश ही होती रहती है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर आप लोग जानते ही होंगे कि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एवोपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर वो ऊपर जाएगा कंडेंस होके, फिर प्रेसिपिटेशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से वेट भी होता है। ये हॉट भी होता है और वेट क्लाइमेट दोनों होता है। कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है ना, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यही कंडीशन बनी होती है। कह रहा है बोथ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड हियर। देखो, दिन हो या रात हो, दोनों टाइम में बिल्कुल एक जैसा ही कंडीशन यहाँ हमेशा बना रहता है। कह रहा है अगर रेनफॉल की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी डे ऑकर्स। यहाँ बोल रहा है ना कि पूरे दिन या फिर कहे तो प्रत्येक दिन यहाँ बारिश होते ही रहती है। फिर टेम्परेचर की अगर बात करें तो कह रहा है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। वाइल द नाइट्स आर कूलर बट विद हाई ह्यूमिडिटी। देखो, वेट होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर अब मॉइस्चर यहाँ होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगा तो आप लोग देखेंगे बहुत स्वेटिंग होती है और एक बहुत अनप्लेजेंट सा कंडीशन बन जाता है, जिसमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है रहना, ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ क्लाइमेट हमेशा बना रहता है। रेन फॉरेस्ट की बात करें अगर, तो कह रहा है हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ की अगर फॉरेस्ट की बात करें तो ये बहुत थिक होते हैं, ठीक है, बहुत घने होते हैं और लार्ज पार्ट को कवर करते हैं यहाँ पे। कुछ प्लेसेस की बात करें अगर फॉरेस्ट में तो वो बहुत घने होते हैं, इवन इतने घने होते हैं कि सनलाइट जो है ना वो भी ग्राउंड तक बिल्कुल पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है सनलाइट अनेबल टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक भी पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है सनलाइट को, वो इतने ज्यादा घने होते हैं। फिर कह रहा है कि अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है ये वाइड वैरायटी के फ्लोरा और फौना यहाँ पाए जाते हैं। जैसे
फौना की बात करें, टॉकन्स या फिर कलरफुल पैरेट्स, हमिंग बर्ड्स आर लार्जली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। फौना मीन्स कुछ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के बारे में बात किया गया है। वहीं फ्लोरा मीन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स या फिर ट्रीज। फिर कह रहा है एनिमल्स सच एज monkeys, ट्रैपर्स एंड स्लॉथ्स आर कॉमनली फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। देखो, यहाँ के रेन फॉरेस्ट में मंकीज, टाइपर्स और स्लॉथ जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। वेरियस टाइप के आपके स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और स्नेक्स में कौन कौन से, एनाकोंडा, बोआ, ठीक है, इस टाइप के टू मेन स्पीशीज है स्नैक की यहाँ पे जो पाई जाती है इन जंगलों में। कह रहा है बहुत से वैरायटी के आपके स्मॉल इंसेक्ट भी यहाँ देखने को मिलते हैं इस जंगल में, अमेजोन के। अमेजोन बेसिन इज अ होम ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ फिश। और ये यहाँ पे फिश भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें देखो सबसे डेंजरस आपकी पिराना फिश भी देखने को मिलती है यहाँ पे। पिराना फिश क्या है, फ्लेश ईटिंग फिश। ये पिराना फिश क्या करती हैं, छोटी छोटी मछलियों को खाने वाली मछली होती है, इसीलिए थोड़ी डेंजरस मानी जाती है, ठीक है, आपका पिराना फिश। फिर यहाँ के लोगों की बात करें तो लोग कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं। कह रहा है कि यहाँ के लोग जो ग्रीव करते हैं देयर फूड इन द स्मॉल एरिया। अपना फूड कहाँ उगाते हैं, स्मॉल एरिया में। आफ्टर क्लियरिंग पैचेस ऑफ फॉरेस्ट यूजलिंग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। देखो, जिसको हम इंडिया में झूम कृषि के नाम से बहुत फेमस है ना, कि वहाँ पे आदिमानव, सॉरी, ट्राइबल्स पीपल आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के आसपास के रिसोर्सेज का यूज करके स्लैश मतलब जला के, बर्न करके, ठीक है, साफ ऑफ करके वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह जाके वहाँ पे जलाते हैं आग, वहाँ के आसपास की चीज़ों को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट के एरिया को, रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जब तक यूज करते हैं तब तक करते हैं, जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो वही कह रहा है, यहाँ के लोग भी यही काम करते हैं। In this kind of cultivations, farmer first cut down the tree and burn them। इस तरह के कल्टीवेशन में क्या करते हैं कि फार्मर सबसे पहले पेड़ों को काटते हैं, क्योंकि जंगल ज्यादा है तो पेड़ों को काटते हैं और उनको जला देते हैं। फिर कह रहा है द एशेस ऑफ द बर्न इज रिलीज न्यूट्रिएंट्स। जो उसकी राख होती है ना, वो क्या करता है, रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है, जो सॉइल को फर्टाइल बना देता है, और उससे क्रॉप का जो ग्रोथ होता है ये बहुत हाई वैरायटी में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कुछ सालों बाद ये कल्टीवेशन जो हो रही है इस टाइप की, वहाँ की लैंड अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देता है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी गायब हो जाती है। और जब गायब हो जाती है तो जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, खाना पीना ही नहीं होगा। देखो, जो जंगलों में रहते हैं उनका बस एक ही मकसद होता है, खाना पीना, ठीक है, पेट भरना। बाकी उनको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर वहाँ की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, वो लोग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, तो फिर क्या करने का, रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो लोग मूव कर जाते हैं दूसरे की तरफ। तो उसी को हम बोलते हैं झूम कृषि। फिर कह रहा है स्टेपल फूड। देखो, स्टेपल फूड वो फूड होता है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी जो हो गया, ये हमारा एक स्टेपल फूड हो गया। वहाँ के स्टेपल फूड क्या है, मैनियक, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग कसावा भी कहते हैं, वहाँ का जो स्टेपल फूड है उसको मैनियक कहा जाता है, या फिर कसावा, विच ग्रोज अंडरग्राउंड लाइक पोटैटो। देखो, जैसे पोटैटो ग्रो कराते हैं ना हम लोग, जैसे आलू होता है खेतों में अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, उसी तरह के ये फूड हैं जो मैनियक या फिर कसावा है। फिर कह रहा है कि पीपल ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सेक्स। देखो, एक क्वीन एंट होती है वहां पे जिसको लोग खाते हैं, और एग सेक्स को भी खाते हैं। फिर अगर कैश क्रॉप की बात करें तो वहाँ के लोग कॉफी, मेज और कोकोआ, ठीक है, इन तीन फसलों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए, पैसे कमाने वाले कृषि हैं ये। फिर अगर वहाँ लाइव हाउसेस की बात करें तो वहाँ के हाउसेस को क्या कहते हैं, मेलोका। ठीक है, आप लोग इस टर्म को याद रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक सेकेंड। ये है आपका मेलोका, ठीक, मेलोका है। और ये लोग क्या खाते हैं, क्वीन एंड्स को खाते हैं। कमर्शियल क्रॉप क्या है वहाँ की, कॉफी, मेज और कोकोआ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द लाइव्स ऑफ पीपल इन द अमेजोन बेसिन इज चेंजिंग फास्ट। देखो, वहाँ के लोगों का जो लाइफ है ना वो बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है उनमें। क्यों? क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट में अब देखोगे धीरे धीरे क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांसमेंट हो गया। तो लोग धीरे धीरे ये जो रोड्स हो गया या फिर पीपल जब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग
फॉरेस्ट की तरफ भी मूव कर रहे हैं। अब उधर की तरफ मूव करेंगे तो आने जाने के लिए हाईवेज, सेटलमेंट्स बनाने के लिए घर भी चाहिए, तो लोग धीरे-धीरे जंगलों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इन लोगों की लाइफ प्रभावित हो रही है, ठीक है? इफ़ेक्ट आ रहा है इन लोगों की लाइफ में, बहुत तेज़ी के साथ। कह रहा है द कमर्शियल यूज ऑफ वुड हैज फोर्स्ड टू द पीपल टू सेटल इन न्यू एरिया। देखो, कमर्शियल पर्पस यू देखो, जो जंगलों की लकड़ी होती हैं, उनको जब कमर्शियल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं लोग, बहुत तेज़ी से जंगलों का कटाई चल रहा है, डिफ़ॉरेस्टेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, ये अपने आप एक तरह से कहो तो फ़ोर्सफुली महसूस कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए। कह रहे हैं हैवी डिफ़ॉरेस्टेशन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस इन द रेन फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी पेड़ों को यहाँ कट किया जा रहा है। और यही वजह क्यों क्यों कट किया जा रहा है? क्योंकि कह रहा है डिमांड। देखो, हम लोग अपने घरों में देखेंगे कि लकड़ियों की बहुत सी चीज़ें बनाई जा रही हैं। आप फर्नीचर देख लो, टेबल, चेयर, अलमीरा, ठीक है? ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं? लकड़ियों के बनाए जाते हैं। अब लकड़ी आएगी कहाँ से? इन्हीं फॉरेस्ट से आती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, जिसकी वजह डिफ़ॉरेस्टेशन है, और डिफ़ॉरेस्टेशन होने की वजह से वहाँ के लोगों की लाइफ़ इफ़ेक्ट हो रही है। कह रहा है डिफोरेस्टेशन रिजल्ट होता है किस चीज़ का? स्वैल इरोजन का। स्वैल इरोजन भी उसकी वजह से होने लगता है, जिसमें हम देखेंगे कि टॉप लेयर जो होती है स्वैल की, वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है? बह के वहाँ की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। देखो, जैसे कि आप ये मान लो ऊपर वाला स्वेल है, अगर इसका टॉप पोर्शन आपका लूज हो जाए ना, बह के कहीं दूर चला जाए, तो यही फर्टाइल होता है, ठीक है? अंदर वाली स्वेल उतनी फर्टाइल नहीं होती है, बस टॉप मोस्ट में ही सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर वही न्यूट्रिएंट्स बह के चले गए, तो फिर आप खेती करोगे किस पे? आपका पैदावार तो उतना होगा नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है कृषि करने का।